चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार केवल टीचिंग पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे और कमेंट बॉक्स में लाइव आकर के बता देंगे कौन कौन साथी लाइव आ चुके हैं। ठीक है, साइंस का क्लास तो बच्चे हो गया। साइंस का आप लोगों को मालूम है कि दिन में क्लास होता है और साइंस का क्लास जो है अपना दिन में हो चुका है। अब ये टाइम रहती है बच्चे हम लोग कहेंगे एसएसटी का। ये गलती से थंबनेल दूसरा लग गया। आज हमारी जो प्रैक्टिस क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 होगी। ठीक है, तो तीसरी क्लास नंबर है, इस पे गलती से 2 आ गया था। तो चलते साथियों, एक बार आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में अगर आप लोगों को कोई अलग से टॉपिक चाहिए रहेगा तो वो भी बता दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक में जितने भी एनसीईआरटी में एमसीक्यू हैं एसएसटी के, वो सभी एमसीक्यू आपको एक बार कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो बस आप लोग साथ में बने रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए, फिर हम लोग जो है अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, जितना भी सहयोग मेरे द्वारा हो पाएगा उतना सहयोग करने का आपका मैं प्रयास करूंगा। कहते हैं बच्चे, चोल मंदिर जो है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल यह कथन सत्य है। कारण क्या है बच्चे कि जब हम लोग चोल कालीन मंदिरों की भव्यता को देखते हैं तो ये मंदिर क्या थे बच्चे, आपका आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लिया करते थे और इसीलिए आपको क्या दिखाई दे जाएगा कि दक्षिण भारत के मंदिर क्या हैं, अति विशाल और अति समृद्ध देखने को मिलते हैं और उन पर जो है बहुत ज्यादा बच्चे संपत्ति भी देखने को मिलती है। कारण क्या है कि उत्तर भारत के मंदिरों ने आर्थिक गतिविधियों पर पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर जो है आर्थिक गतिविधियों पर भी पार्टिसिपेट करते थे। वो लोग व्यापारियों को पैसे भी दिया करते थे, अर्थात उधार पर पैसे भी दिया करते थे, इसलिए वो क्या रहे हैं, समृद्ध रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा कहता है बच्चे, आपका चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं जो है भक्तों की भी थी। बिल्कुल यह बात भी सत्य है कि कुछ बच्चे संत थे, जैसे अगर हम कह सकते हैं शैव संप्रदाय को मानने वाले, कुछ थे वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले, उनकी भी प्रतिमाएं मिली। प्रमुख रूप से बच्चे अगर चोलकालीन मंदिर में देखोगे तो आप भगवान शिव को नटराज के रूप में उनकी कांस्य प्रतिमाओं को देख सकते हो। क्लियर है। इसमें कहता है बच्चे ए और बी दोनों सही है और ए जो है का सही स्पष्टीकरण बी है। नहीं, स्पष्टीकरण तो नहीं है बच्चे। फिर कहता है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है कि बी बच्चे स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, क्योंकि स्पष्टीकरण के लिए यहां पर क्या है, ये कहते हैं बच्चे चोलकालीन मंदिर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, क्योंकि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी। तो ये बात सत्य नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये स्पष्टीकरण है तो स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं, कहता है तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। द लोकल पीपल ऑफ द तवा रिजर्वायर एरिया ऑर्गेनाइज टू डिमांड विच राइट रिलेटेड टू देयर लाइवलीहुड इन 1990s। अब यहां पर समझना है, पहले तो यह बात पता होनी चाहिए कि तवा बांध है कहां पर। तवा बांध की बात करते बच्चे तो ये मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश का जिला है नर्मदापुरम, पहले उसका नाम हुआ करता था होशंगाबाद, वहां पर है। अब यहां पर यह बनाया किस नदी पर गया है बच्चे आपका, तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी क्या है, तो हम कहेंगे नर्मदा की सबसे बड़ी एवं लंबी सहायक नदी है। लंबी सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि तवा किसकी सबसे लंबी और बड़ी सहायक नदी है, तो हम कह देंगे ये नर्मदा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाए तो तवा है। अब कहते हैं बच्चे कि यहां पर लोग जीवन यापन, अब जब जीवन यापन की बात आएगी तो हमें पता है कि डैम में क्या मिल सकता है, या तो हम मछली पालन कर सकते हैं या तो बच्चे हम जलीय कृषि कर सकते हैं। तो ये किसके लिए था बच्चे, आपका मत्स्य पकड़ने को लेकर के, मछली पकड़ने को लेकर के लोगों ने यहां क्या किया था बच्चे, आपका आंदोलन किया था। कारण क्या था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1994 में यहां पर मछली पकड़ने का अधिकार किसे दे दिया, तो ठेकेदारों को दे दिया। और उन्होंने क्या किया, जो लोकल लोग थे उन्हें यहां से
डरा धमका करके भगा दिया। और तब लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए और तवा मत्स्य संघ की स्थापना की और उन्होंने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया। और इसके उपरांत जो है सरकार को तवा रिजर्वायर के आसपास जो लोग थे, जो विस्थापित हुए थे, उन 37 गांवों को अधिकार देना पड़ा कि आप क्या करिए, यहां पर मछली पकड़ने का काम किसका होगा, आपका होगा। इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। साइंस की क्लास बच्चे आप लोग जानते हो दोपहर में हो चुकी है। आज एक मैराथन क्लास थी दीपक सर और रोहित सर की, आपको चैनल पर दिख रही होगी। तो और कल, हाँ कल आपकी एक, तो देखो मैं बता देता हूं, कल एक 2 बजे से साइंस की मैराथन क्लास रहेगी और शाम को टॉपिक वाइज साइंस पेडागोजी की एक मैराथन क्लास रहेगी। मोस्ट प्रोबेबल है शाम 5 बजे से रहेगी। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो पेरियार के संबंध में हमसे पूछा गया, ये बात यहां पर आपको पता होना चाहिए कि पेरियार का मतलब क्या होता है। पेरियार का मतलब होता है बच्चे महान। ठीक है, पेरियार का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे पेरियार का मतलब होता है बच्चे आपका महान। ठीक है, तो पेरियार का मतलब समझ लीजिए पहले। तो पेरियार का मतलब क्या हो गया, हम कहेंगे पेरियार का मतलब होता है महान। ठीक है, तो पेरियार का मतलब हुआ महान। और यह आंदोलन आपको किससे संबंधित देखने को मिल जाएगा, तो हम कहेंगे इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को समान बनाने की बात कही, जाति प्रथा का विरोध किया। अच्छा, उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया? नहीं। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग जानते हैं 1927 की यह बात थी। और यह आंदोलन किसने किया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन से लेकर के उन्होंने मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। यह किसने कहा था, मानवता की एक जाति है और साथ में बच्चे कहते हैं कि एक धर्म है, एक ईश्वर है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यह नारा किसने दिया था, श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था, नारायण गुरु ने दिया। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया, यह बात सत्य है। इनके द्वारा किसका स्टार्टिंग की जाती है, स्वाभिमान आंदोलन। उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के द्वारा बच्चे किसकी स्थापना की गई थी, वेद समाज की स्थापना की गई थी। इसे यहां पर ध्यान रख करके चल रहा है। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न कहता है कि ज्योतिबा राव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की। ज्योतिबा राव फुले ने जो जातीय असमानता है उसकी आलोचना किसके द्वारा की। इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1873। आप सभी को अगर याद होगा तो पुस्तक थी बच्चे आपका, हम कह सकते हैं गुलामगिरी। तो इनकी बुक थी और बुक का नाम था बच्चे, हम लोग कहेंगे गुलामगिरी। पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी इनकी पुस्तक रही। और गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, इस व्यवस्था पर और जाति प्रथा पर प्रहार किया था और इसे गुलामी की तरह कहा था। और अगर गुलामी की तरह कह रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उसे उद्धृत करना, यह नहीं किया था। यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी हैं और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित करके जाति व्यवस्था लागू की, यह इनके विचारों का केंद्र रहा। और उन्होंने आर्यों के विदेशी होने का तर्क प्रस्तुत किया और कहा कि उनके द्वारा क्या किया गया है, लोगों को गुलाम बनाया गया। और उसके उपरांत अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा की स्थापना की। क्लियर रहेगा। चलिए भाई अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संगत नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा। हाँ जी बताएं बच्चे, आपने हेलो कहा है तो बताइए। चलिए जल्दी से इसका उत्तर देते हैं। आपके हेलो को मैंने जवाब दिया हुआ है। चलो भाई बताइए क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आओ। यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी, जैसे मान लेते हैं सरकार ने कोई कानून बनाया, अब सरकार कानून बनाएगी, सरकार कानून बना देती है तो आप अपनी नाराजगी व्यक्त करोगे। मान लो सत्ता की किसी नीति से, आप केंद्र सरकार की किसी नीति से खुश नहीं हो,
जैसे अभी भारत में भी यह विचार किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं छोटे 16 साल से कम के, उनको सोशल मीडिया से कैसे दूर किया जाए। इस बार की आर्थिक समीक्षा में भी इस संबंध में जो है परिचर्चा की गई है। तो अब ये समझिए कि जैसे यह कानून आ जाता है और कह दिया जाए कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या किया जाएगा, सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। सोशल मीडिया एक प्रकार से अभिव्यक्ति का क्या है बच्चे, आपका माध्यम है। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ सोशल मीडिया ने क्या किया, बहुत सारी अफवाह और गलत जानकारियों को भी प्रकाशित करने का कार्य किया। अब इसको लेकर के अगर कोई कानून बनाती है सरकार कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को हम क्या करेंगे, तो उन लोगों को बच्चे उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाएगा। अब आपको इसको विरोध करना है, तो विरोध कैसे करोगे? विरोध कर सकते हो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके, विरोध कर सकते हो बच्चे लेख लिख करके, विरोध कर सकते हो बच्चे कैसे, कुछ पोस्टें लिख करके। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा यूजीसी को लेकर के, जो यूजीसी जो कानून आया था उसको लेकर के जो विरोध किया गया, तो वह विरोध कैसा था? हम कह सकते हैं उस विरोध में लोगों ने क्या किया, लोगों के द्वारा बच्चे प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के साथ साथ अपने लेखों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अर्थात हम क्या कहेंगे कि हम प्रदर्शन करेंगे, लेख लिख देंगे, लेकिन क्या बल का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, सशस्त्र विद्रोह करते हैं या विद्रोह कर देते हैं जिसमें शक्ति का उपयोग करें, तोड़फोड़ करें, तो इससे क्या होता है, किसी भी आंदोलन को सरकार जो है हिंसक आंदोलन कह करके दबा सकती है और बल का प्रयोग कर सकती है सरकार। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था तब गांधी जी के आंदोलनों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लेखों पर अत्यधिक महत्व दिया गया और उस पर जोर दिया गया। कारण क्या है कि जब भी हम कोई प्रदर्शन करते हैं वह प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। अपनी बात रखने का जो तरीका होना चाहिए, जो लहजा होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या हो गया बच्चे, सर मैं, अच्छा बट आज आपने मैसेज देख लिया, चलिए बढ़िया है, मैं बढ़िया हूं, ठीक है, मस्त हूं। चलो तो इस बात को समझो, हम क्या कर सकते हैं बच्चे, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे बी और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है, क्योंकि, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है, यह प्रयोग आज भी जारी है। इसको लेकर के जो बहस बच्चे स्वतंत्रता के समय थी वही सेम बहस अभी भी बनी हुई है। यह कहता है बच्चे यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर है। फिर कहता है बच्चे यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगी, यह भी नहीं है। फिर कहता है गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी, इस पर विचार किया जा सकता है। भारत सरकार भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग पर काबू रखना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे इसमें क्या था, जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदी भाषा को क्या करोगे, अगर राष्ट्रीय भाषा के रूप में आप उसे दर्जा दे दोगे, तो जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे लोगों को तो हिंदी समझ में नहीं आती, और जब हमारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती तो समस्या हो जाएगी। कोई एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हमारे लोगों को भी समझ में आती हो। तो उस समय ब्रिटिश टाइम पीरियड पर जब भारत में क्या किया गया, ब्रिटिश सत्ता थी, तो एक केंद्रीकृत भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा थी। और इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हमने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को क्या किया, कामकाजी भाषा के रूप में उपयोग किया, और हिंदी भाषा को हमने क्या किया, राजभाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमने प्रावधान रखा। तो इसे भी ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रश्न कहता है तारों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन स्टार्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तारे के बारे में पढ़ना है। तो कहता है बच्चे सूर्य एक तारा है, बिल्कुल। तारा कौन होता है, जिसका बच्चे अपना प्रकाश हो। तारे से आप क्या समझते हो, तारे का मतलब होता है बच्चे जिसका अपना प्रकाश हो, वो क्या होता है बच्चे, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, तो तारे का मतलब क्या होता है, जिसका अपना स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। आपको दिन में जो तारे रात में आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं वो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि उनकी पृथ्वी से दूरी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा अगर देखा जाए तो सूर्य है,
और इसलिए वो क्या करता है, पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रहों की अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, खुद की बच्चे आपका प्रकाश नहीं होता, वो किससे प्रकाशित होता है, तो पृथ्वी हमारा प्रकाशित होता है या ऊर्जा की प्राप्ति होती है सूर्य से। तो जब भी कभी एक तारे की बात की जाए तो तारे की अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, बिल्कुल सत्य बात है, सूर्य क्या है, एक तारा है। फिर कहता है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, बिल्कुल सूर्य के समान इनकी अपनी रोशनी है, लेकिन पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण वो हमें दिन में देखने को नहीं मिलते। सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होते हैं, वो ढक जाते हैं और रात्रि के समय वह हमें आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों ए और बी दोनों के दोनों क्या है बच्चे, आपका सत्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ए और बी दोनों क्या है बच्चे, आपका सही है। क्लियर है? तो ए और बी दोनों सही नहीं, अच्छा इसमें ए देखो गलती कर दिया था, बोथ ए और बी दोनों सही है, दोनों क्या है बच्चे, आपका सही है। तारों की क्या होती है, मैंने पहले कहा था, तारों की अपनी स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। नहीं सीधा, हाँ मैंने देख लिया बच्चे, यहां पर गलत लिखा हुआ था, ए और बी दोनों सही है, कई बार ऑप्शन में हो जाता है, ध्यान ना दो तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से जोड़ती है? यह बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। कहता है बच्चे आपका पर्वत श्रृंखला, स्थल संधि, नहर या जल डमरू मध्य। तो ध्यान रखिएगा, पनामा स्थल संधि, ठीक है, क्या जोड़ता है बच्चे आपका, तो पनामा स्थल संधि क्या करती है साथियों, तो याद रखिएगा पनामा स्थल संधि जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से जोड़ती है। लेकिन समझना, यहां पर 1914 में क्या किया गया बच्चे, आपका एक कैनाल बनाई गई जिसे क्या कहा जाता है, पनामा कैनाल कहा जाता है। यहां पर बच्चे किसका निर्माण किया गया, पनामा नहर का निर्माण किया गया, पनामा नहर का निर्माण किया गया। अब जैसे मान करके चलते ही ये आपका क्या आ गया, उत्तरी अमेरिका आ गया, और ये उत्तरी अमेरिका इस तरीके से किससे जुड़ा हुआ है बच्चे आपका, तो हम कह देंगे कि दक्षिण अमेरिकी जो है ये अपना क्या हो गया, हम कहेंगे दक्षिण अमेरिका है। अब ये दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या बनाया गया बच्चे आपका, तो पनामा कैनाल बनाई गई। जो पनामा कैनाल बनाई गई इसके माध्यम से क्या किया गया, तो यहां पर बच्चे आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक यहां पर सागर है जिसे हम कहते हैं कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर है। इस कैरेबियन सागर को बच्चे यहां पर क्या है, पूर्वी प्रशांत महासागर कहा जाता है ये, ठीक है। ये क्या है बच्चे आपका पूर्वी प्रशांत महासागर है, महासागर है। इसको आपस में जोड़ने के लिए क्या बनाया गया, 1914 में एक कैनाल डेवलप की गई जिसे कहा गया बच्चे आपका पनामा नहर। अब इस पनामा नहर में बच्चे क्या किया गया, यहां पर जो है एक लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और उसके अंतर्गत बच्चे आपका गुटुन लेक का निर्माण किया गया, गुटुन झील का निर्माण किया गया। ये झील ये काम कैसे करती है, पनामा कैनाल, तो बच्चे क्योंकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अटलांटिक ओशियन का जो जल स्तर है वो नीचा है, और जबकि प्रशांत महासागर का जल स्तर कैसा है, ऊंचा है। इसलिए जब कोई शिप यहां से कैरेबियन सी से, जो किसका भाग है बच्चे आपका अटलांटिक ओशियन का, तो उत्तरी अटलांटिक ओशियन से कहां पर, प्रशांत महासागर की तरफ प्रवेश करती है, तो क्योंकि प्रशांत महासागर का जल स्तर ऊंचा है इसलिए यहां पर बच्चे किसका निर्माण किया गया, गुटून झील का निर्माण किया गया, ठीक है। और गुटून झील का निर्माण करके क्या किया गया, यहां लॉक सिस्टम बनाया गया। जैसे ये शिप है, मान लीजिए ये शिप यहां पर पहुंचा, इसके बाद ये क्या है, ये लॉक नीचे को जाएगा और ये शिप आगे को बढ़ेगा। ये लॉक को क्या किया जाएगा, यहां पर पानी ज्यादा हो जाएगा, फिर ये शिप ऊपर उठेगा, फिर यहां की तरफ आएगा, फिर यहां पर पानी का लेवल बढ़ेगा, फिर यहां आएगा, और फिर बच्चे क्या करेगा, आपका गुटून लेक में प्रवेश करके कहां की तरफ चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और प्रशांत महासागर में जब उतरेगा तो वहां का जलस्तर क्या होगा, नीचे करते करते उसे वहां पर ले जाकर के उतार दिया जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रख करके चलना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा से कथन समुद्र ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता या समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाते या समझाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
एक्सप्लेन द कॉज फॉर लेस वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी। चलिए, समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। पहला कथन क्या कहता है बच्चे आपका? पहला कथन कहता है कि समुद्र की जो धाराएं हैं, ठीक है, जो समुद्री जल धाराएं हैं वो क्या करती हैं? तो बच्चे ये तापमान की उपस्थिति को स्थिर बना करके रखती हैं। चलिए विचार करेंगे, भाई बनाकर रखती हैं क्या? नहीं रखती, क्योंकि जिस क्षेत्र में बच्चे ठंडी जलधारा जाएगी वहां का तापमान कैसा होगा? ठंडा हो जाएगा। और जहां पर गर्म जलधारा प्रवेश करेगी वहां पर क्या होगा? वहां के तटीय क्षेत्र का तापमान कैसा होगा? गर्म होगा। तो पहला कथन तो हमारा क्या होगा बच्चे आपका? गलत हो गया। कहता है अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। यह कथन तो सीधा सीधा गलत है। समुद्र का पानी धीरे धीरे बच्चे आपका क्या होता है? गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। उच्च वायु दाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। नहीं, तापमान में बच्चे क्या करती है आपका? तापमान भिन्नता में जो है अधिक योगदान देती है। तो ओनली सी इज अ करेक्ट। ठीक है, केवल और केवल क्या है बच्चे आपका? सी सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि समुद्र का जल क्या है? धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे बच्चे आपका ठंडा होता है। जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो क्या करती है बच्चे? तापमान को नियंत्रित करती हैं। क्योंकि ठंडी जलधारा होगी तो तापमान कैसा होगा? कम होगा। और गर्म जलधाराएं होंगी तो तापमान कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और ठंडी जलधाराएं बच्चे तापमान को घटा देती हैं और गर्म जलधाराएं क्या करती हैं? तापमान को जो है बढ़ा देती हैं। इसे भी ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न कहता है दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचाने। तो आसानी से पहचान सकते हो बच्चे। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग लगभग मुक्त होती है। कि यह क्या बच्चे आपका? यह परत जो है बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग जो है मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो यह किसके विषय में बात कर रहा है? क्या बाह्यमंडल के विषय में बात कर रहा है? थर्मोस्फीयर के विषय में बात कर रहा है? आप सभी जानते हैं बच्चे कि थर्मोस्फीयर में क्या होता है बच्चे आपका? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है? तापमान में कमी आती है। और थर्मोस्फीयर में क्या है? तापमान सबसे कम पाया जाता है। मतलब सबसे ठंडी परत कौन सी बच्चे आपका? थर्मोस्फीयर है या बाह्य वायुमंडल है। ठीक है, यह क्या हो जाता है हमारा? बाह्य वायुमंडल हो जाता है। इसी को बच्चे थर्मोस्फीयर को हम किस नाम से जानते हैं? तो थर्मोस्फीयर को जो है हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बना है कि आयन मंडल किसे कहा जाता है? तो थर्मोस्फीयर को बच्चे आपका आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, थर्मोस्फीयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आयन मंडल के नाम से जानते हैं। अच्छा, मीजोस्फीयर की क्या विशेषता है बच्चे? मध्य मंडल की विशेषता क्या होती है? मध्य मंडल की विशेषता यह होती है बच्चे कि जो भी उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, तो उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर के क्या होते हैं बच्चे आपका? जल जाते हैं। ठीक है, उल्कापिंड क्या होंगे? मध्य मंडल में आकर के जो है जल जाते हैं। इस बात को ध्यान रख करके चलना है। क्लियर? इसके बाद बच्चे आपका क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? या हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? तो हम कहेंगे क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं कहां पर होती है बच्चे? आपका क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? हम कहेंगे कि समताप मंडल में किसी प्रकार की कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। और इसी में क्या पाया जाता है बच्चे आपका? ओजोन गैस पाई जाती है। इसे ध्यान रख लेना है। होगी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 भी होगी और उसकी क्लास भी होगी। अच्छा, बहुत दिन में मिली क्लास। चलो अब मिलती रहेगी आपको क्लास। आप लोग क्या करिएगा? केवल टीचिंग यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या करिए? तो बच्चे सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। साथ में शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, बीपीएससी वालों की क्लास बच्चे कल दोपहर में 12 बजे लगाई हुई है। आपकी क्लास होगी, जैसा कि मैंने कहा था, एक दिन छोड़ एक दिन आपकी क्लास चलती रहेगी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? बताओ। द हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। तो हिंदू उत्तराधिकार, जब उत्तराधिकार की बात करता है तो उत्तराधिकार में ही संशोधन कर रहा होगा। किसके उत्तराधिकार में? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कहता है कि पिता की संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का है उतना ही अधिकार किसका होगा बच्चे? आपका पुत्री का होगा। तो इस बात को देख लेना है। पिता और पुत्र की संपत्ति पर जो है
पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का क्या है, तो हम कहेंगे एक बराबर का अधिकार यह निर्धारित करता है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। अच्छा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हो? तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि अगर सार्वभौमिक वयस्कता आप मानते हो 18 वर्ष या 21 वर्ष मान लो या 16 वर्ष मान लो, कुछ भी जो भी आपने मानी हुई है, वैसे हमारे यहां कितना माना गया है, तो हम कह देंगे 18 वर्ष। अब यहां पर क्या है, वयस्क का मतलब 18 वर्ष से अगर अधिक आयु के आप हैं तो आपके पास क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा। और वह बच्चे ना तो धन के आधार पर ना लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। जहां पर बच्चे आपकी आयु एक निश्चित आयु सीमा पार करने के बाद आपके पास वोटिंग अधिकार हो, उसी को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब संविधान में अगर लिख दिया गया, मान लेते हैं कि 18 वर्ष की आयु से अधिक के जितने भी स्त्री पुरुष होंगे या जितने भी नागरिक होंगे वो क्या माने जाएंगे, वयस्क माने जाएंगे, तो उनके पास मताधिकार है, मत देने का अधिकार है। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की नहीं, ये तो महिलाओं की बात कर रहे, कानून के समक्ष। अच्छा, 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है बच्चे, आपका मत देने का अधिकार होता है, इसे ध्यान रख लेना है। अच्छा, आप मुझसे एलटी ग्रेड में पढ़े, कैसा रहा पेपर आपका एलटी ग्रेड का, पहले ये बताओ, फिर बातें आगे करेंगे। एलटी ग्रेड में तो बढ़िया ही गया होगा, मुझे तो लगता है कि शानदार तरीके से आप एलटी ग्रेड में परफॉर्म करके आए होंगे। जो क्लास में पढ़ाया, जो बातें कही, वैसे ही प्रश्न आए, एक प्रश्न बाहर तो नहीं गया ना। तो भाई कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं गया। आप लोगों की डिमांड थी कि सर उसका जो है एक क्या कर दीजिए, एनालिसिस कर दीजिए, खैर वो नहीं कर पाए, कोई कारण रहा। और मैं ये जरूर मानूंगा कि एलटी ग्रेड में आप लोगों ने जो है झंडे फहरा दिए होंगे। कम से कम सिविक्स में तो एक प्रश्न बाहर नहीं है, हूबहू जो मैंने प्रैक्टिस कराया वो सब कुछ है। यूट्यूब में एक क्लास ली थी 100 क्वेश्चन की, उसी में से मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, 10 क्वेश्चन थे उससे। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो बातें आपको बता रहा हूं बस उस बात पर आप क्या करिए, थोड़ा सा जो है फोकस कर लीजिए, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, चलिए चलो बच्चे, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? संघवाद। संघवाद का मतलब होता है बच्चे कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद। मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार क्या करते हैं बच्चे, तो हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो है सरकार को जो है क्या करते हैं, रोकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार कैसे बच्चे, आपका इनकी प्रवृत्ति कैसी है, नकारात्मक है। कारण क्या है, ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है या जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, आपका वो हम कहते हैं कि पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो राज्य को कुछ करने के लिए निर्देशित करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा है, तो हम कहेंगे नेगेटिव नेचर के हैं, क्योंकि राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। और जबकि डीपीएसपी कैसे है बच्चे, आपका उनका नेचर कैसा है, हम कहेंगे पॉजिटिव नेचर है। क्यों? क्योंकि वो राज्य को कुछ करने के लिए क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। ठीक है, सारे तो मिलने ही थे, मैंने कहा भी था। चलिए, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंसर राइटिंग पे ध्यान दे दो और मुख्य परीक्षा की तरफ अब फोकस कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स एलटी का निकलना तो आसान बात है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पीवाईक्यू करा रहा हूं उसी से हो जाएगा, लेकिन मेंस पे आपको फोकस करना है। चलिए, द स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया?
तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ठीक है, तेलंगाना भारत के पहले किस राज्य का हिस्सा था? 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? फॉर्म्ड इन, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था कि 2 जून था? ये जून ही है, अक्टूबर नहीं, 2 जून 2014 को इसका क्या किया गया बच्चे? आपका गठन किया गया। पहले ये किसका भाग हुआ करता था? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय सतल की ओर नहीं झुकी होती तो, ठीक है, कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती। जैसे ये देखिए पृथ्वी क्या है, हम कहते हैं अपने अक्ष पर 23 डिग्री एंड हाफ क्या है बच्चे? आपका टिल्ट है। अगर पृथ्वी टिल्ट ना होती बल्कि कैसी होती बच्चे? आपकी सीधी होती, तो आपको कल्पना करना है क्या होता। भाई हम कल्पना कर सकते हैं, हम कह देंगे कि अगर मान करके चलते हैं पृथ्वी अपनी कक्षा पर क्या है 23 डिग्री एंड हाफ टिल्ट ना होती, तो इससे क्या हो जाता बच्चे? आपका जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो ऋतु परिवर्तन नहीं होते। अच्छा, दूसरा क्या होता? जो जलवायु है बच्चे, ठीक है, वो जलवायु कैसी हो जाती? हम कहते हैं कि ध्रुवों पर जो है अत्यधिक ठंड होती और विषुवत रेखा पर क्या होता? अत्यधिक गर्मी होती। तो यह बात भी सत्य है कि विषुवत रेखा पर क्या हो जाता बच्चे? अत्यधिक गर्मी हो जाती और जीवन जीने योग्य क्या है बच्चे? आपका चीजें गड़बड़ हो जाती। जो कृषि है बच्चे, वो कृषि क्या होती? कृषि हम कह सकते हैं कि कृषि क्या होती? तो कृषि पैटर्न भी प्रभावित होता। दूसरा क्या होता बच्चे? जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं ये अभी सूर्य है, सूर्य की सीधी किरणें बच्चे कहां पर पड़ रही है? तो हम कह देते हैं इस तरफ अभी आपको दिखाई दे रही या 23 डिग्री एंड हाफ पर देखने को मिल रही। तो ये क्या है? पृथ्वी का आधा हिस्सा हमेशा क्या होता है बच्चे? आपका प्रकाशमान होता है। ठीक है, पृथ्वी का आधा हिस्सा क्या है? हर वक्त बच्चे आपका प्रकाशमान होता है। क्लियर रहेगा? तो हम कहेंगे कि जो प्रदीप वृत्त है, इसे क्या कहा जाता है? प्रदीप वृत्त, या बच्चे हम लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। 66 डिग्री एंड हाफ, 66.5 डिग्री लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, तो बच्चे बिल्कुल मिल जाती, क्योंकि ये वर्ष में 2 बार मिलती भी है। कब? विषुव की तिथि में। ठीक है, जब पृथ्वी में सभी जगह क्या होता है बच्चे? आपका दिन और रात एक समान होते हैं, तो एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती नहीं, प्रदीप वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, तो प्रदीप वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिल जाती। क्लियर है? कंटिन्यू रहेगा बच्चे आपकी क्लास, आप चिंता मत करिए, क्लास कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है? फिर कहता है बच्चे किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो भाई इसके कारण क्या हो जाता? हम कह देंगे मौसमी परिवर्तन जो है रुक जाता। किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता नहीं भाई, मौसमी परिवर्तन क्या हो जाता बच्चे? रुक जाता। तो यही आपको देखने को मिलेगी जब आप जाओगे कहां पर, तो हम कह देंगे ए एंड सी इज अ राइट। ए और सी क्या है बच्चे? आपका करेक्ट है। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ध्यान रखिएगा, जो क्या करता है? दिन और रात के मध्य क्या करेगा? अंतर को करता है। ठीक है, दिन और रात के मध्य जो है, या दिन और रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त है, उसी को क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है? दिन और रात के मध्य जो है बच्चे आपका डिफरेंस दिखाता है। इस तरफ देखिए सूर्य की रोशनी यहां से पड़ रही, इधर क्या है बच्चे? आपका दिन है, और इस तरफ क्या है बच्चे? आपका रात है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, क्या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन हमेशा एक जैसी रहती है? हम कहेंगे नहीं, ये पृथ्वी की परिस्थितियों के बदलने के अनुसार क्या होता है बच्चे? आपका बदलती रहती है। ठीक है, ये बच्चे हमेशा क्या होगी? पृथ्वी की परिस्थितियों के बदलने के अनुसार ये क्या होगी? जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रिकल शेप में क्या करती है बच्चे? आपका मोशन करती है सन के चारों तरफ, तो ये क्या है? चेंज भी होती है। अच्छा, साथ में ध्यान रखिएगा कि जो प्रदीप वृत्त है या लाइन ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यह बच्चे देशांतर रेखाओं से
कब मिलता है तो हम कहेंगे ये एक समान हो जाता है कब, तो विषुव की तिथि में हो जाता है। सर आप अपने तरीके से एक सेट दीजिए। चलिए अब बच्चे क्यों छोड़ दिया, ये बातें छोड़िए, होता है कभी कभी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? देखिए, मुख्य उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? पढ़ना होना चाहिए। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, वहां भी पढ़ा रहा था, तो बस आपकी सफलता में मेरा योगदान रहे और उस ईश्वर की कृपा से मैं ईमानदारी पूर्वक जैसे आप लोगों को जितना कहता हूं उतना करता हूं, उतना यहां पर भी कर पाऊं तो वो भी ठीक रहेगा। खैर ये ज्यादा वादा नहीं करूंगा कि हम लोग जो है करते रहेंगे। भाई हम, आप जानते हो कितनी सारी चीजें अपन से नहीं आती, ना टेक्निकल आता ना कोई चीज आती, अपने से पढ़ाते आता है। तो नौकरी की तलाश में है, लेकिन तब तक हमने सोचा कि चलो भाई आप लोगों का क्या है, एग्जाम है, थोड़ी बहुत यहां मदद कर देते हैं और फिर साथ साथ जो है चीजें चलती रहेंगी। अगर कहीं हम लोगों को नौकरी प्राप्त हो जाती है उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल में पढ़ाने का अगर उनकी तरफ से कहा जाए कि आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, तो अपन पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई अमित कुमार भी आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें तो जीवन में चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण आप लोग जानते हो, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहां पर क्या पाया जाता है बच्चे? आपका सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चे? आपका सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, अगला प्रश्न कहता है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। आप नेपाल की सीमा से हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अमित कुमार जी बस पढ़ाना होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अभी मैंने कहा था बच्चे आप लोगों को कि जब आप क्या देखते हो, आयन मंडल देखते हो या थर्मोस्फीयर देखते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बच्चे, तो अगर आप आयन मंडल देखो या थर्मोस्फीयर देखो, ठीक है, तो थर्मोस्फीयर को अगर आप देखोगे तो यहां क्या होता है, आयनीकृत पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होता है, अत्यधिक होता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या हो जाता है बच्चे, आपका तापमान हो जाता है। यहां पर आपको क्या दिखाई देता है थर्मोस्फीयर पर, तो हम कहेंगे कि थर्मोस्फीयर पर हमको अरोरा घटना देखने को मिलती है। देखो ये दिया जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरोरा, ठीक है, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है, घटना कहां पर दिखाई दे जाती है बच्चे, आपका बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में बच्चे तापमान क्या होता है, अत्यधिक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां पर क्या है, यहां पर जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसका क्या हो जाता है, आयनीकरण होता है। इसके कारण इसका तापमान बढ़कर के लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। पहली बात तो इसके साथ समझ लो। फिर कहता है बच्चे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, तो हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर क्या है बच्चे, वायुमंडल की निचली परत है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है 18 से 20 किलोमीटर के मध्य होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहां पर घटती है बच्चे, आपका क्षोभ मंडल में घटती है। फिर कहता है बच्चे आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल में बच्चे किसी प्रकार का कोई मौसमीय परिवर्तन नहीं होता और यहीं पर क्या है, वायुयान यहीं पर अपनी उड़ान भरते हैं। फिर कहते हैं बच्चे आपका मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। मध्य मंडल में क्या होता है, हम कहते हैं ऊंचाई के साथ साथ जो है तापमान गिर जाता है। तापमान क्या होता है यहां पर बच्चे, आपका ठंडा हो जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच इसकी क्या होती है, हाइट होती है। अगली बात और समझिएगा, यहां पर बच्चे वायु विरल है, लेकिन इतनी है कि जो उल्का पिंड गिरते हैं वो उल्का पिंड क्या होते हैं बच्चे, घर्षण के कारण यहां पर आकर के क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चे, आपका जलने लग जाते हैं। और इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है और यहां का तापमान बच्चे घट करके लगभग हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
हाँ हाँ बच्चे बना दूंगा दीपक जी, आप परेशान मत होइए। बीपीएससी की आपकी क्लास है तो बच्चे इतने सारे आप एक साथ कमेंट कर दे, तो मैंने कहा 12 बजे आपकी क्लास होगी। एक दिन छोड़ एक दिन आपकी क्लास चलती रहेगी, और जितनी भी मदद हो पाएगी बीपीएससी को लेकर के वो सारी मदद मैं आपकी करूंगा, ठीक है। सर मॉक बुक बता, कुछ मत करो बच्चे, बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला क्या करना, पेपर उठा करके लाना, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप पीवाईक्यू लगा लेना, बाकी जो बिहार जी के भी उसमें कवर हो जाएगा और उससे आपका काम हो जाएगा और 100% आप सफल हो जाओगे। और बताओ, बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीवाईक्यू पुस्तक ले आना और उसे लगा डालना, आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। और बताओ, ठीक है, सब हो जाएगा वहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, और बाकी यहां पर आपकी क्लास चलती रहेगी। नेक्स्ट आओ बच्चे, कहता है हड़प्पा सभ्यता के लिए लोग बनाते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहर, बिल्कुल आयताकार और वर्गाकार थी। कैसी हुआ करती थी बच्चे, आपका आयताकार व वर्गाकार, वर्गाकार पत्थर की मोहर बनाते थे। अच्छा, पत्थर कौन सा था, शेलखड़ी था। शेलखड़ी पत्थर से बच्चे ये मोहर बनाते थे। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, नहीं पीले नहीं, ये क्या करते थे बच्चे, आपका ब्लैक, ठीक है, ब्लैक मृत भांड था। लोहे की बनी तकलियां, नहीं भाई इनको तो लोहे का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि लोहे का हमें कोई यहां पर प्रमाण नहीं मिला है। सोने से बने बर्तन, ये भी हमें मिलते हैं। तो हम कहेंगे बच्चे ए और डी जिस ऑप्शन में होगा वही सही है, केवल ए एंड डी इज अ करेक्ट आंसर। ए और डी क्या हो जाएगा बच्चे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि ए और डी क्या हो जाता है बच्चे, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट कहता है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। प्रारंभिक काल से शुरू करना है, आरोही क्रम में बच्चे आपका सजाना है। कहता है वेदों की रचना की शुरुआत, ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना की शुरुआत लगभग जो है बच्चे आज से 3500 साल पहले के आसपास हुई थी। उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई। इस तरीके से महापाषाणिक सभ्यता, और महापाषाणों की शुरुआत बच्चे कब हुई थी, लगभग 3000 साल पहले, आज से मान लेते हैं लगभग 3000 साल पहले। ईनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग बच्चे आपका 3600 से लेकर के 2700 साल पहले के आसपास जो है माना जाता है। चरक या बच्चे आपका क्या है, चरक लगभग बच्चे आज से 2000 साल पहले थे। तो ठीक है, ए बी सी डी जहां पर भी होगा ए बी सी डी यही सही हो जाएगा अपना, लगातार चलेंगे, ठीक है। सर हम टकला हो गए तो एग्जाम देने के लिए नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई, कैसी बात करते हो। आप टकले हो जाओ, आप बाल बढ़ा लो, आप दाढ़ी बढ़ा के बाबा बन जाओ, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बच्चे, कहता है यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है, यह कहलाता है। अब देखिए, जो संविधान के आधारभूत ढांचे का मामला है या ढांचे को लेकर के जो बात कही गई, यह कहां पर कही गई, तो संविधान के आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है यह भारत की उच्चतम न्यायालय के द्वारा बच्चे केशवानंद भारती और केरल राज्य बनाम केरल राज्य के केस में यह फैसला आया था। और इस फैसले के माध्यम से बच्चे 13 जजों की जो पीठ बैठी थी उसमें से 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया गया, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को अपनाया गया। और इसके अनुसार यह है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई ऐसा कानून लेकर के आती है जो संविधान के मूल ढांचे को क्या करती हो बच्चे, आपका प्रभावित करती हो, या संसद के द्वारा संविधान में कोई ऐसा बदलाव किया जाता है जो संविधान के मूल ढांचे को क्या कर दे बच्चे, आपका प्रभावित कर दे, तो उस विधेयक को या उस विधान को
सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है बच्चे, आपका खारिज कर सकती है। किस मामले में यह निर्णय दिया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में बच्चे यह निर्णय आया था। तो यह क्या बच्चे आपका, तो कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारियों का क्रियान्वयन है, विवादों का निपटारा है, यह जुडिशियल रिव्यू है। तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चे, आपका यह कथन कहलाता है आपका जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू शब्द जो है भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल्स है, जैसे बच्चे आपका आर्टिकल 13 हो गया, अनुच्छेद 13 हो गया, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 हो गया, इसी तरीके से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 से 136 हो गया, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 हो गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 हो गया। यहां से भारत की न्यायपालिका को क्या प्राप्त होती है बच्चे, आपका जुडिशियल रिव्यू की जो है शक्ति प्राप्त होती है, न्यायिक समीक्षा की जो है शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहां से प्राप्त होती है, यहीं से प्राप्त होती है। क्लियर है, तो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सरिता कुमारी जी, क्या हो गया बच्चे, अच्छा वो टकले वाली बात पे हंस रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ भी रहो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, आप आराम से एग्जाम देने जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप टकले रहो चाहे जिस तरीके से रहो। क्लियर है, बस अब ये मत करना कि सर मैं नागा बाबा बन के क्या पेपर देने जा सकता हूं, तो वहां पर रोका जा सकता है, क्योंकि दूसरे लोग भी आपको देख के मान लो डिस्टर्ब हो गए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी को आपको समझना है। ये बच्चे बात थी लगभग 2 और 3 दिसंबर की रात को, ठीक है, 2 और 3 दिसंबर की रात थी। एक कंपनी थी बच्चे, इसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, कौन सी कंपनी थी बच्चे, आपका यूनियन कार्बाइड थी। यूनियन कार्बाइड में बच्चे आपका गैस का रिसाव हुआ, और गैस का नाम था, आप कह सकते हो यूनियन का मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का बच्चे क्या हुआ, रिसाव हुआ। ठीक है, क्या हुआ था बच्चे, आपका रिसाव हुआ। अच्छा, इससे बनाया क्या जाता था बच्चे, तो इससे बनाया जाता था उर्वरक। उर्वरक बनाने का काम यह कंपनी किया करती थी, और इसमें क्या हुआ बच्चे, आपका कीटनाशक, ठीक है, या हम कह सकते हैं कीटनाशक बनाए जाते थे इसमें। ठीक है, क्या बनाया जाता था, कीटनाशकों का निर्माण किया जाता था इससे। यह जहरीली गैस थी, और इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण बच्चे भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी, लगभग 4000 लोग मध्य रात्रि में सोते हुए काल के मुंह में समा गए। ठीक है, तो यह बहुत खतरनाक घटना रही। तो यह क्या है बच्चे, आपका कीटनाशक का उत्पादन करने वाला एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव था। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस नहीं, रसोई गैस सिलेंडर नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैला रहे नहीं, तो कीटनाशक का उत्पादन करने वाली एक कंपनी जो कौन सी थी बच्चे, आपका यूनियन कार्बाइड थी। इससे जो है जहरीली गैस का रिसाव हुआ। चलिए, कहता है बच्चे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, ठीक है, सिलिका एवं लोहे से, निकिल और लोहे से, निकिल और एल्यूमिनियम से, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। पहले यह समझिए, पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है, ठीक है, उस रासायनिक संरचना के आधार पर बच्चे एक व्यक्ति आए। ठीक है, इनका नाम था एडवर्ड लुईस। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, एडवर्ड लुईस। एडवर्ड लुईस, एडवर्ड लुईस महोदय के द्वारा बच्चे क्या किया गया, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, और उसके रासायनिक संगठन के आधार पर इन्होंने क्या किया, पृथ्वी की परत को जो है 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या किया बच्चे, आपका 3 भागों में बांटा है। सबसे ऊपरी परत को क्या कहा बच्चे, आपका सियाल कहा है। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई परत को इन्होंने सियाल नाम दिया, या इसी को हम अपर क्रस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे आपका सीमा। सियाल और मैग्नीशियम से बना हुआ बच्चे क्या कहलाता है बच्चे, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई जो सीमा है, ठीक है, जो परत है, उसे क्या नाम दिया बच्चे, इन्होंने सीमा नाम दिया। इसके बाद बच्चे निकल और फेरस से, ठीक है, बनी हुई परत को नाम इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया बच्चे आपका,
तो इसे नाम दे दिया बच्चे इन्होंने, निकेल और फेरस से बनी हुई परत को कोर नाम दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे आपका, हम कहेंगे क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये क्या बच्चे आपका कोर है। किस आधार पर बांटा था, तो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को इन्होंने सियाल, सीमा और नीफे में बांटा। सियाल का मतलब क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। नीफे का मतलब क्या है बच्चे आपका, निकेल प्लस फेरस। ठीक है, तो निकेल और फेरस, फेरस मतलब क्या बच्चे आपका लोहा, निकेल और फेरस से बनी हुई परत को हम क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है कोर के नाम से जानते हैं या क्रोड के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्या क्या बात होती है, अरे चलता है, बालक हैं, अब भाई पूछ लेते हैं, कई लोगों को रहता है। क्लियर है, चलो कभी कभी इसके बच्चे किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक कोर का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको कोर का विस्तार देखने को मिलेगा 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर। ये देखो यहां पर आपको दिखाई देगा 2900 किलोमीटर, ये क्या 2900 किलोमीटर है। ठीक है, यहां आ जाएंगे बच्चे आप लोगों को दिखाई दे जाएगा 6371 किलोमीटर दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है बच्चे आपका कोर की डेप्थ है, लेकिन इस कोर को भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा बच्चे, आपका आउटर कोर और साथ में कौन सा, इनर कोर। आउटर कोर के अवस्था में बच्चे आपका लिक्विड फॉर्म में है, जबकि हमारा इनर कोर कैसा है बच्चे, तो हम कहेंगे इनर कोर हमारा जो है ठोस अवस्था में है। तो कभी कभी यह भी प्रश्न में पूछ लिया जाएगा, अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो भी आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है, तो तटीय क्षेत्रों में विनाश क्या है बच्चे आपका, सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है बच्चे आपका, जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का बच्चे आपका क्या है, शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है बच्चे आपका, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो तट की ओर आती हुई समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, इसी का तात्पर्य क्या होता है बच्चे, तो हम कह देते हैं इसका अर्थ होता है सुनामी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सुनामी का मतलब क्या है, तट की तरफ आने वाली जो है ऊंची समुद्री लहरें। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कहता है निम्नलिखित में से किस एक को जो है जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी। पेट्रोलियम बच्चे आपका जीवाश्म ईंधन है, कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस आपका जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, जलाऊ लकड़ी क्या नहीं है बच्चे आपका, जीवाश्म ईंधन नहीं है। जलाऊ लकड़ी के साथ साथ बच्चे अगर आपको कभी दे देता है यहां पर, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यहां पर दे देता है यूरेनियम। यूरेनियम किसका एग्जाम्पल नहीं है, तो हम कहेंगे बच्चे यह भी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन में जो है यह भी नहीं आता है, तो इसे भी क्या करना है आप लोगों को ध्यान दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहा जाता है बच्चे आपका, विषुव की तिथि कहा जाता है। इसका कारण क्या है, कहता है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस दिशा स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, यह तो गलत है। मकर रेखा, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह भी गलत हो जाता है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो अब इसे आपको कर लेना है भाई, दिन और रात बराबर क्यों होता है, क्योंकि बच्चे सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है बच्चे आपका जो है विषुवत रेखा पर, और जब विषुवत रेखा पर पड़ेंगी बच्चे तो हम क्या कहेंगे कि ध्रुव, कोई भी ध्रुव का झुकाव जो है कहां नहीं होता बच्चे आपका, सूर्य की तरफ नहीं होता। और इस दौरान क्या होता है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, तो देशांतर रेखाओं के से मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं, ठीक है, तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। बच्चे किंग मैं नहीं, किंग आप लोग हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षक कभी किंग नहीं होता, हाँ
ये भारतीय समाज में अब अच्छी बात है कि शिक्षकों को इतना सम्मान दिया जा रहा है, जिसके लिए वो क्या रहते हैं बच्चे, अच्छा लगता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा किंग कौन होता है और किंग किसी को कौन बनाता है, उसके चाहने वाले लोग। तो ये आप लोगों का प्रेम है जो आप लोग मुझे ऐसा कह देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। किंग आप सब हो जो पढ़ करके एग्जाम में जाए और परफॉर्म कर दे और रिजल्ट दे दे, वही बच्चा क्या है, शिक्षक के लिए किंग है बस। ठीक है, चलो भाई बताइए कौन सी। तो हम कहेंगे बच्चे, जैसे मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, अगर 5 से रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता अधिक है तो वस्तुएं बच्चे क्या होती हैं, गिरने लग जाती हैं, बिल्डिंगों में दरारें आना चालू हो जाती हैं 5 से 5.9 के आसपास। ठीक है, अगर ऐसा रहता है तो बच्चे इससे क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तुएं जो है गिरने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसे हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रख लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। खिड़कियां टूटती है बच्चे 4 से अगर 4.9 के बीच है ना, तो खिड़कियां टूट जाती, खिड़की में लगे हुए कांच टूट जाते हैं। ठीक है, टूट सकते हैं, फ्रेम गिर सकते हैं, जैसे आपके दीवार में लगे हुए कोई फोटो का फ्रेम है तो 4 से 4.9 के बीच आएगा तो फ्रेम टूट सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। अच्छा, निक्षेपण कार्य का, निक्षेपण का मतलब क्या होता है बच्चे, तो हम कह सकते हैं डिपोजिशन। तो नदियों के डिपोजिशन से क्या बनते हैं बच्चे, तो हम कह सकते हैं हमारे जो है बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है, फ्लडेड मैदान का बच्चे निर्माण होता है। विसर्प का निर्माण कैसे होता है, तो विसर्प बच्चे इस तरीके से जब नदियां बहती तो ये विसर्प हो गया। ये विसर्प में से अगर कोई यहां से नदी बह रही थी और एक विसर्प को यहां छोड़ दिया तो इसमें क्या बन जाता है बच्चे, आपका चाप झील बन जाती है। जब नदी क्या है बच्चे, आपका किसी कठोर संरचना से ऊंचाई से, ठीक है, किसी नरम संरचना की तरफ नीचे की तरफ गिरती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चे, आपका जलप्रपात कहा जाता है। आइए, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है, बेरिंग जल डमरू मध्य। तो देखिए ये बच्चे आपका बेरिंग जल डमरू मध्य है। ठीक है, ये किसको किससे अलग करता है, तो हम कहेंगे बच्चे ये अलग करता है रसिया के साइबेरिया प्रांत को यूएसए के बच्चे अलास्का का प्रांत से अलग करने वाली संरचना है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट किसको किससे अलग करता है, तो रसिया के साइबेरिया को यूएसए के अलास्का से क्या करता है बच्चे, आपका अलग करता है। किसको किससे जोड़ता है बच्चे, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में अवस्थित जो बेरिंग सी है, ठीक है, प्रशांत महासागर में अवस्थित जो बच्चे आपका बेरिंग सी है, उस बेरिंग सी को बच्चे किससे जोड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उस बेरिंग सी को जो है आर्कटिक महासागर से बच्चे ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ऊपर की तरफ यहां देखोगे ना तो ये आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर है, इसे जोड़ता है, या आर्कटिक सागर को बच्चे क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। किससे, तो ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर में अवस्थित बेरिंग सागर को जोड़ता है। ठीक है, और यह भी बात ध्यान रखिएगा बच्चे, आपका आर्कटिक महासागर में भी अगर आपसे और डीप में जाकर के पूछ ले सीटेट में कि भाई आर्कटिक महासागर में किसको, तो यहां पर बच्चे आपका चुक्सी सागर है। ठीक है, के चुक्सी सागर को प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग सागर से जोड़ता है, सागर से जोड़ता है। ठीक है, और इसी बेरिंग सागर से होकर के क्या गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, चलो तो हम लोग कह देंगे आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में क्या करेगा बच्चे, आपका जोड़ने का काम करता है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। हाँ भाई बिल्कुल, वंदना कुमारी जी बिल्कुल पढ़ाता था, अब यहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके अपने परिवार केवल टीचिंग पर। चलो भाई, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था, क्योंकि
बताइए, रोल एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था। बताइए भाई क्यों? रोल एक्ट अधिनियम, रोल एक्ट क्या था बच्चे? तो हम कहते हैं नो वकील नो दलील, सीधा बच्चे क्या है, सरकार आपको उठा करके जेल में डाल देती, और इसलिए भारतीयों ने रोल एक्ट को क्या कहा, काला कानून कह करके बच्चे इसका विरोध किया था। तो इसने बच्चे क्या किया, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या किया था, आघात किया था। और जो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर कोई भी अगर आप क्या करो, कार्यवाही करो, तो कानून के बिना नहीं कर सकते। तो यहां पर भाई कोई केस चलाने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा जेल में डाल देते। इसलिए इसे क्या कहा गया, बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का अधिनियम कहा गया था। कि यह अधिनियम कैसा है, बिना वकील का है, बिना दलील का है, बिना अपील का है। तो किसी भी व्यक्ति को सरकार क्या कर सकती थी, संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, और इस कानूनी कार्यवाही से लोगों की बच्चे क्या हो रही थी, मौलिक अधिकारों को आघात पहुंच रहा था, और इसलिए हमने क्या किया, इसका विरोध किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए नहीं थी? ठीक है, चोल साम्राज्य में अगर आपको सभा का सदस्य बनना था तो कौन सी शर्त नहीं थी? पहले इस बात को समझिए कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत अगर आपको सभा का सदस्य बनना था, ठीक है, चोल साम्राज्य किसके लिए जाना जाता है, अपने उत्कृष्ट स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया बच्चे, आपका स्थानीय स्वशासन में जो है 3 प्रकार की ग्राम सभाओं को निर्मित किया था, और सभा और नगरम, ये किसके लिए जाना जाता है बच्चे, आपका स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन में बच्चे आपका उर था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक इकाई है उर है, और के बाद बच्चे आपका क्या था, सभा थी, और एक क्या था बच्चे आपका नगरम थी, और क्या है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अब कहता है कि सभा का सदस्य होने के लिए क्या चाहिए, सभा का सदस्य होने के लिए सबसे पहली शर्त थी कि आपकी आयु 35 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। दूसरा कहता है बच्चे कि सभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो क्या हो, भूमि का स्वामी हो। ठीक है, और ऐसी भूमि का स्वामी हो जहां से क्या किया जाता हो, राजस्व वसूल किया जाता हो, उस भूमि का स्वामी होना चाहिए। उस व्यक्ति का अपना स्वयं का क्या हो, मकान होना चाहिए, और व्यक्ति को वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता था, चोल प्रशासन के अंतर्गत जो है सभा का सदस्य बन सकता था। तो उसकी आयु 25 से 70 वर्ष नहीं, 35 से, ठीक है, 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए, 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूल किया जाता था, सत्य बात है। उनके पास अपना मकान या घर होना चाहिए, यह बात भी सत्य है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह बात भी सत्य है। यही बात बच्चे आपकी क्या है, असत्य है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कहता है चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। अच्छा, चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए, अथर्ववेद में, अर्थशास्त्र में, यजुर्वेद में या धर्मशास्त्र में? तो चाणक्य के द्वारा बच्चे, चाणक्य कह दीजिए, विष्णुगुप्त कह दीजिए, आचार्य, ये क्या करते हैं बच्चे, अर्थशास्त्र की रचना करते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया बच्चे आपका, तो राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। किस पर लिखा गया ग्रंथ है बच्चे आपका, तो राजनीति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ इनका ग्रंथ है। और चाणक्य को इसीलिए क्या कहा जाता है बच्चे, प्रिंस के द मैकियावेली का उग्र रूप किसे कहा जाता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में बच्चे क्या लिखा हुआ है, अथर्ववेद आप जानते हो जादू टोना तंत्र मंत्र और चिकित्सा से संबंधित बच्चे आपको वेद देखने को मिलेगा, जो चौथा वेद है आपका। क्लियर रहेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न कहता है सहायक संधि के अंतर्गत, सहायक संधि किसकी है, लॉर्ड वेलेजली की। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। ठीक है, जो राज्य थे या देसी रियासतें थी, उनके भारतीय
शासकों को बाध्य किया और कैसे बाध्य किया, यही बात आप लोगों को बताना है। ठीक है, कहता है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। बिल्कुल गलत बात है। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसके रखरखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। देखते हैं, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे, यह भी गलत है। वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ ही साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी, यह गलत है। बच्चे, ब्रिटिश ने क्या शर्त रखी थी कि आपकी अपनी क्या है, कोई स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि आप अगर इस पर हस्ताक्षर करते हैं, आपको अपनी विदेश नीति हमें दे देनी है, आपकी सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, हमारा होगा, और आपके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट का क्या किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, जिसका वेतन भी आपको देना होगा। आपकी सुरक्षा के लिए जो ब्रिटिश सेना काम करेगी उसका पेमेंट भी कौन वहन करेगा, भारतीय रजवाड़े वहन करेंगे। तो आपके पास अगर आप सहायक संधि स्वीकार करते हैं तो आपकी सैन्य शक्ति नहीं होगी, और कौन सुरक्षा आपको प्रदान करेगा, तो ईआईसी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पैसा देना पड़ेगा। क्या वहन किया जाएगा, वहन का मतलब होता है बच्चे की खर्चा। जैसे मान लो तुमने क्या किया, किसी को कहा कि भाई हम आपको क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे, तुम बॉडीगार्ड बन गए, वो सलमान खान वाले बॉडीगार्ड हो गए आप। अब आप बॉडीगार्ड बन गए, चश्मा वश्मा लगा लिया, सूट वूट पहन लिया, तो भाई किसी को अगर आप सुरक्षा दोगे तो सुरक्षा देने के एवज में वो आपको पैसे देगा ना, आपका खर्चा वहन करेगा। भाई सुरक्षा गार्ड ऐसे फ्री में तो नहीं आएंगे, उनको पैसा तो चाहिए, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सुरक्षा वहन करेंगे, है ना। हाँ, और ब्रिटिश रेजिडेंट होगा जो क्या करेगा बच्चे, राजनीतिक रूप से वहां पर नियुक्त रहेगा। चलो आगे, अगला बच्चे कहते हैं निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। उत्तराखंड में कौन सा जातीय समूह संकेंद्रित है, कहते हैं बच्चे गौड़। गौड़ मुख्यतः कहां पर संकेंद्रित है बच्चे, आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में दिखाई देंगे। भोटिया कहां पर है बच्चे आपका, तो भोटिया लोग जो है उत्तराखंड में है। भील लोगों की जनसंख्या कहां पर है बच्चे आपका, मध्य प्रदेश, प्लस कहां पर है बच्चे आपका, राजस्थान में। ठीक है, दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में इनकी जनसंख्या दिखाई दे जाएगी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडों की आपको क्या दिखाई देगी, जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। चलिए, कहता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोक प्रसिद्ध है। ये कलमकारी बच्चे आपका क्या है, छापा है। कलमकारी के लिए बच्चे कहते हैं तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी छापे के लिए कौन प्रसिद्ध है, अपना आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश क्या बच्चे आपका, कलमकारी छापे के लिए कौन है, आंध्र प्रदेश राज्य है। इसमें होता क्या है, जो सूती वस्त्र होते हैं, ठीक है, तो सूती वस्त्रों में बच्चे चित्रकला की जाती है, रंगीन ब्लॉक क्या किए जाते हैं बच्चे आपका, छापे जाते हैं। ठीक है, सब्जियों के रंग से बच्चे आपका क्या है, धार्मिक चित्र इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका उदय कब हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य था 15वीं शताब्दी के आसपास जो है, जब विजयनगर साम्राज्य जो है अपने उत्कर्ष पर था, उस समय बच्चे इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। चलिए, कहता है चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल सत्य बात है ये तो। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी कांस्य प्रतिमाओं का। चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए नहीं भाई, ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने और साथ में व्यापार का भी केंद्र बने। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए नहीं, ये क्या है बच्चे आपका, राजाओं के संरक्षण से, चोलों के संरक्षण से बच्चे ये क्या हुए आपका, विकसित हुए। क्लियर है, तो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का बच्चे क्या रहे, ये केंद्र रहे हैं। बच्चे अब यहीं पर आऊंगा लाइव, सारिका अनवर जी, अब आपसे लाइव मुलाकात यहीं पर होगी।
क्लियर है? अब आपसे मुलाकात बच्चे यहीं पर होगी, आप परेशान मत होइए। आप जो है केवल टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके अपने गुरुजी वासुदेव द्विवेदी सर, ठीक है, या वासुदेव सर कहिए, उनकी मुलाकात अब आपके साथ केवल टीचिंग यूट्यूब चैनल पर होगी। यहीं पर हमारी बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए बिहार जीके की भी क्लास होगी। इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, ठीक है। हाँ, अगर कहीं हम नौकरी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि नौकरी की तलाश तो है ही, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि कहीं ज्वाइन भी करें तो ये चीज देख लें कि आप लोगों की क्लास इस चैनल के माध्यम से चलती रहे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्या कह रहे बच्चे आपका? वो सारिक है सर। अच्छा, सारिक है, सारिक अनवर, देख नहीं पाया था, कमेंट किया ना बच्चे, छोटा दिखाई देता है लैपटॉप में, कोई बात नहीं है, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तावरीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तावरीख मतलब क्या है बच्चे? तावरीख आप समझ सकते हो कि उर्दू या फारसी और अरबी भाषा में जो लिखा गया इतिहास है बच्चे, उसे क्या कहा जाता है? तावरीख कहा जाता है, ठीक है। तावरीखों की रचना बच्चे कहां पर आपको दिखाई देती है? सल्तनत काल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे तावरीखे फिरोज शाही आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये सब क्या है बच्चे? तो हम कह सकते हैं अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया क्या है? आपका इतिहास है। क्लियर है? अब देखते हैं, कहते हैं बच्चे तावरीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तावरीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी। अरे इनाम पाने के लिए तो लिखी जाती, अरे दरबारी कवि किसके लिए होते? शासक इनाम दे, अशरफियां दे, पैसे दे, मोहरे दे, यही तो चाहिए होता है। चलो भाई, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी? नहीं, फारसी और अरबी भाषा। तावरीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे? नहीं बच्चे, तावरीख उन्हें नहीं लिखी जो नगरों में रहे, जो राज्य दरबारी कवियों में शामिल थे, उनके द्वारा जो है बच्चे इतिहास लिखा गया, जो उसी को हम लोग तावरीख कहते हैं। चलिए, कहता है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? ठीक है, और उस बंदे का नाम बच्चे किससे जुड़ा हुआ है? देवबंद आंदोलन से। देवबंद, ठीक है, देवबंदी आंदोलन से बच्चे उस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। कहता है रुकैया, सखावत हुसैन, मुमताज अली, सैयद अहमद खां या जियाउद्दीन बरनी, किसने ऐसा कहा है? होती है बच्चे कभी कभी ऐसी चीजें। खैर इस चीज को छोड़िए ना, आप पढ़ाई का आनंद लीजिए। कुछ चीजें व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं, और जो चीजें व्यक्तिगत स्तर पर हैं उन्हें जो है बच्चे आपका सामाजिक करने से क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? बताओ जरा। ठीक है, जेके कोचिंग जी, तो इस बात को लेकर के कोई वो मत रखिए, क्यों निकल गए, क्यों नहीं, ये सारी चीजों को छोड़िए और जाने दीजिए। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था बच्चे? आपका मुमताज अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइएगा। कहते बच्चे न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, नहीं भाई, हम सब से नहीं है, हम सब उनसे थे। ठीक है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित में दो कथनों पर जो है विचार कीजिए और उत्तर का चयन कीजिए, और यही मुख्य वजह भी हो सकती है कि जब व्यक्ति को लगे कि सब हमसे हैं, हमारे सिवा कुछ नहीं, हम ही हम हैं, तो क्या गम है, तुम ही तुम हो तो क्या गम है। चलो भाई,
संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। बिल्कुल सत्य बात है। और ये संविधान के जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। भाई न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है इसमें? कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सही है और दो क्या है बच्चे आपका गलत है। तो न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि क्या होती है बच्चे आपका यहां पर आवश्यकता होती है, हम कह देंगे हमारी संसद की। बच्चे अमित कुमार जी बताइए जरा, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर तो कम है बच्चे, बहुत कम है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए जरा। ठीक है, हाँ सभी फ्रेंड्स को बता दीजिएगा। हाँ, साइंस बच्चे आपकी यहीं चलेगी। ठीक है, टाइम अलग अलग हो सकता है। कल दोपहर 2 बजे रहेगी रोहित सर की क्लास, उसके बाद जो है शाम 5 बजे साइंस की पेडागोजी रहेगी दीपक सर की। ठीक है, तो सभी साथियों को आप सब बता सकते हैं। चलिए भैया आओ, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बस मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि इतने आसान तरीके से आपके टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि अगर कल या परसों में 6ठी से लेकर के 8वीं कक्षा तक के एसएसटी के अगर मैंने सारे प्रश्न बना लिए तो मैं बच्चे आपको 6ठी से लेकर के 8वीं तक के एसएसटी के सभी प्रश्न करा दूंगा। और विश्वास मानिएगा, अगर मन होगा तो साथ में तो उसकी थ्योरी पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री बच्चे थोड़ा सा कम है स्कोर। आप एक काम करो बेटा, आप टीजीटी की तैयारी में लग जाओ, मैं आपको भी बता दे रहा हूं, और पढ़ो पॉलिटिकल साइंस, और मतलब जो है आप टीजीटी के लिए लग जाओ अब। ठीक है, अगर एलटी में हो जाता है इतनी कम तो मेरिट की मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरिट होनी चाहिए लगभग जो है 85-86 क्वेश्चन के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, इतनी तो जानी चाहिए, 85-86 क्वेश्चन से ऊपर ही होनी चाहिए। हाँ, 85 से 90 ले लेते हैं, मान लीजिए इतना होना चाहिए। आप एक काम करिए, टीजीटी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, या तो सुपर टेट के लिए अभी आ जाएगी। और जो बच्चे यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपकी हो सकता है अगले 10 से 15 10 दिन भी तो ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम ले लेते हैं 10 दिन के अंदर यूपी टेट का भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? बिल्कुल बच्चे। चलो, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कहता है राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। नहीं भाई, विशेष और विशिष्ट मूल्यों को राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष नहीं, धर्म विशेष की कभी बात नहीं करता है, गलत हो गया। ठीक है, राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बना करके रखता है, बिल्कुल सत्य बात है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था उसमें उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे का उपयोग ना किया जाए, और साथ में अगर भारत के राष्ट्रपति बाबूजी से उन्होंने आग्रह भी किया था कि आप अगर इससे दूरी बना करके रखें तो वह भी अच्छा होगा। फिर भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, यह बात भी सत्य है। यही बच्चे आपका क्या है, असत्य है। राज्य हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी सरकारी ऑफिस में किसी भी एक प्रकार के जो है बच्चे धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। DSSB साइंस के लिए बच्चे दीपक सर रोहित सर हैं, तो क्यों परेशान हो रहे हो जाएगा सब। ठीक है, मत परेशान हो, सब यहीं से होगा। ठीक है,
सब यहीं से होगा। ठीक है, बिल्कुल भाई सलोनी जी, यहीं से होगा बच्चे। दोपहर में बच्चे आपकी 12 बजे कल बिहार जीके की क्लास लगी हुई है, उस सेशन को सब जगह शेयर कर देना। चलो, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? भारतीय राज्य की सरकार हम कहेंगे बच्चे, हम लोग जो है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक जो है बच्चे आपका संसदीय लोकतंत्र हमारे यहां देखने को मिलता है। चलिए, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में स्थापित किया गया था पुणे में। किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा बच्चे सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न कहता है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह या राजगुरु? तो बच्चे किसे लटकाया गया था? तो हम कह सकते हैं मंगल पांडे को। ठीक है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, अगर बच्चे इनका पूछा जाए कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ये किसमें थे, तो हम कह सकते हैं इन लोगों का संबंध रहा है बच्चे आपका लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, किससे संबंधित रहे? लाहौर षड्यंत्र से संबंधित रहे। और लाहौर में क्या हुआ था बच्चे आपका? सैंडर्स हत्याकांड के लिए इन्हें क्या किया गया था बच्चे? आपका फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो सैंडर्स हत्याकांड के लिए इन्हें फांसी की सजा दी गई। चलिए, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है भारत में? तो हम कह देंगे मनाली और लेह मार्ग। मनाली और लेह मार्ग क्या है बच्चे? आपका विश्व में भारत का सबसे ऊंचा जो है सड़क मार्ग है, जिससे हम मनाली से कहां जा सकते हैं? लेह जा सकते हैं। हाँ बच्चे, यही जो है अब यही मुलाकात होगी मेरी भी, दीपक सर की भी, रोहित सर की भी। आप लोगों से मुलाकात यहीं पर होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यही अब अपना चैनल है और मेरा चैनल नहीं है, आपका है। ठीक है, ये चैनल बच्चे आपका है। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण, मतलब बच्चे अगर कम करना है हमको भूस्खलन को, ठीक है, तो भूस्खलन को कम करने के लिए बच्चे हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो न्यूनीकरण की बच्चे आपकी क्या नहीं है? तो ये बच्चे हमसे पूछता है। आप बताओ भाई, अगर आपको जो है भूस्खलन को कम करना है तो भूस्खलन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा? अच्छा, सही नहीं है, सही वाला अभी मैं कर देता। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। भाई, वनस्पति आवरण को अगर आप कम कर दोगे तो भूस्खलन तो बढ़ जाएगा, रुकेगा थोड़ी, बढ़ जाएगा। भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह को नियंत्रित करना सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल सत्य बात है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संकट मानचित्रण करना पड़ेगा, यह भी ठीक है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना होगा, यह भी सही है। जब आप कभी उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, तो वहां पर जो मकान बने होते हैं, वो जो होटल बने होते हैं, उन सब में बच्चे क्या किया जाता है? एक दीवार का सहारा भी दिया जाता है, जिससे वो भूस्खलन से बचाया जा सके उनको। क्लियर है? चलो, कहते हैं निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है? तो हम कहेंगे पेट्रोलियम और उससे प्राप्त होने वाले जो भी उत्पाद हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और उससे प्राप्त होने वाले उत्पाद, चाहे बच्चे आपका ऑयल हो, चाहे डीजल हो, चाहे ग्लिसरीन हो, ये सारी चीजों को क्या कहा जाता है बच्चे? आपका ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? बताइए, कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कहता है नरोरा, पोखरण, कल्पक्कम और तारापुर। ठीक है, अब अगर ऐसा पूछ लिया जाए, एक आध दो और नाम दे देता, रावत भाटा दे देता, ठीक है, काकरा पारा दे देता। ठीक है, अब जैसे बच्चे आप लोग जानते हो नरोरा, नरोरा कहां पर बच्चे आपका? तो नरोरा तो हमारा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, कल्पक्कम कहां पर बच्चे अपना? तो कल्पक्कम आ जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद बच्चे तारापुर अगर पूछ लिया जाए तो तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। पोखरण क्या है बच्चे? आपका राजस्थान में है, जहां पर क्या किया गया था? यहां पर बच्चे हम लोगों ने जो है अपना परमाणु परीक्षण किया था।
पोखरण परमाणु परीक्षण हमने यहीं पर किया था। ठीक है, पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहला वाला हुआ था 1974 इंदिरा गांधी जी के समय में। दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण बच्चे हमने क्या किया, कब किया था? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान में है। पूछ लिया जाए बच्चे काकरापारा कहां पर है? गुजरात में है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कैगा परमाणु संयंत्र कहां पर है बच्चे? कर्नाटक में है। तमिलनाडु में बच्चे आपका कलपक्कम है। कलपक्कम के साथ साथ बच्चे आपका कुडनकुलम भी है। और इसके साथ साथ नरोरा कहां पर है बच्चे? अपना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सलोनी दुबे जी, सर चैनल जल्दी ही आगे पहुंच जाएगा बहुत, बट आप लोग मत बढ़ाइएगा, हम साइंस टीचर को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे हैं। कोई नहीं बच्चे, ठीक है, चलिए भाई। अंशिता त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। धीरे धीरे आप पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे आप लोग को पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि आज का समय मुझे लगता है कि पहले के समय में होता था कि कोई व्यक्ति अपनी बकरी लेकर के चराने निकल गया और फिर गांव में पूछते थे कि अच्छा मेरे चाचा गए हैं या वो भैया इस तरफ गए हैं, देखे हो क्या? तो धीरे धीरे लोगों को लगता था, जब तक वो व्यक्ति आ नहीं जाता था। अब क्या है, एक सूचना और संचार क्रांति है का दौर है। आप किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया से ढूंढ सकते हो। सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बाकी सारी चीजें हैं। और आजकल तो यूट्यूब का एआई एल्गोरिदम इतना सुंदर काम करता है कि जैसे ही आप डालेंगे वासुदेव सर, ठीक है, आप डाल दीजिए बिहार जी के वासुदेव सर सिविक्स डाल दीजिए, या आप कोई भी चीज डालिए, तो वहां पर आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। या आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो शेयर करके पहुंचा देते हैं कि सर यहां पर हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, और शेयर करके आप लोग और जल्दी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, यूराल पर्वत बच्चे आपका अलग करते हैं अफ्रीका और यूरोप को। अच्छा, अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है बच्चे आपका? तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर अवस्थित है इसके बीच में। क्लियर है? कहता उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करता है? तो पनामा स्थल या पनामा नहर, ठीक है, अलग करती है। अफ्रीका और एशिया को अगर देखोगे बच्चे तो आपको यहां पर एक दिखाई दे जाएगा रेड सी है। रेड सी के साथ साथ दिखाई दे जाएगा बच्चे आपका बाब अल मंदेव। ठीक है, बाब अल मंदेव जल संधि है बच्चे ये आपका। ठीक है, रेड सी हो गया, बाब अल मंदेव जल संधि हो गई, ये अलग करता है। और साथ में क्या है, स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल जो कहां से बच्चे आपका सेनई प्रायद्वीप का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सेनई प्रायद्वीप को काट करके बनाया गया है, काट कर निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किया गया जो इजिप्ट में है। ठीक है, एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है बच्चे? आपका यूराल पर्वत अलग करता है। किसको किससे? तो एशिया को यूरोप से अलग करता है, इस बात को ध्यान रख लेना है। बीपीएससी तैयारी का क्लास चलता है बच्चे, दोपहर 12 बजे मैं बीपीएससी की क्लास लेता हूं। जैसे ही सीटेट हो जाएगा तो साइंस की भी आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अगर मैं कोशिश करूंगा कि एक आध क्लास आपकी बीपीएससी की और बढ़ाने की, जैसे बीपीएससी तैयारी के सभी पीवाईक्यूज मैं आप लोगों को करा दूं। ठीक है, चलो। हाँ बच्चे, उन्नयन जी आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर करिए। जो भी बच्चे ढूंढते हैं उन सभी से हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। भूपर्पटी पे वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। जहां से भूकंपीय तरंगें आती है बच्चे, भूकंप का हम कह सकते हैं तो क्या है, उद्गम जहां से होता है, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। ठीक है,
तो भूकंप की शुरुआत जहां से होती है ये बात आपसे पूछ ली गई, ठीक है, कि भाई भूकंप की शुरुआत जहां से होती है बस यही बात आपको बता देनी है। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं भाई, जहां पर सबसे पहले क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं ठीक 90 डिग्री पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, इपी सेंटर का मतलब क्या होता है, अभिकेंद्र का मतलब होता है जहां सर्वप्रथम भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, झटके महसूस किए जाते हैं, या जहां पर आकर के बच्चे भूकंपीय तरंग क्या है 90 डिग्री पर आकर के क्या करती है, भूकंपीय तरंग बच्चे सर्वप्रथम जो है टकराती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इपी सेंटर कहते हैं। जहां से बच्चे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उद्गम केंद्र कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं बच्चे आपका फोकस पॉइंट कहते हैं। अच्छा देखो, अगर कोई पूछ ले क्रेटर क्या है बच्चे आपका, तो क्रेटर होता है बच्चे मृत ज्वालामुखी जो है, मृत या ज्वालामुखी का जो मुख होता है बच्चे, मुख, उसे क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। और जब यह ज्वालामुखी मृत हो जाता है और इस पर वर्षा का पानी भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा लेक टिटिका का, विश्व की सबसे ऊंची क्या है बच्चे आपकी, क्रेटर झील है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है। चलो, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि अच्छा, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण देखो बच्चे, इसका कारण है कि चंद्रमा क्या है, एक तो अपने अक्ष पर तो घूमता ही है और साथ में क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है, और उसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन का समय लगता है। कितना, 27 पॉइंट जो है 3 डेज का बच्चे क्या लगता है, टाइम लगता है अपने एक्सिस पर एक चक्कर घूमने में। और दूसरा बात ध्यान रखिएगा, वो क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी उसे कितना समय लगता है, लगभग 27.3 दिन लगता है। इसीलिए पृथ्वी का हमें एक ही ध्रुव दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? तो चंद्रमा केवल पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता, गलत बात है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, कोई बात नहीं है इसमें। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर लगाने में नहीं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर पूरा करने पर लेता है। तो इसी कारण बच्चे हमें चंद्रमा का एक ही भाग देखने को मिलता है। आइए, कहता है अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अमेजन बेसिन के संबंध में, अमेजन नदी डेल्टे का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी तो बच्चे एस्चुरी का निर्माण करती है ना। चलो, अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना नहीं है भाई, अर्जेंटीना तो नीचे हो जाएगा, अर्जेंटीना भाग से अपाहित होती है, अब अर्जेंटीना नहीं है। अमेजन बेसिन भूमध्य सागरीय प्रदेश में आता है, रेखीय, बिल्कुल भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम की दिशा में बहती नहीं भाई, तो उत्तर की दिशा में बहती है। तो ये बच्चे अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है। आज के लिए इतनी ही बात थी, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको चाहिए कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक की एसएसटी की पूरी एनसीईआरटी मैं करा दूं तो 1-2 दिन के अंदर जो है वह भी कराने का प्रयास करूंगा, टॉपिक वाइज पूरे के पूरे आपके प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग सेशन को शेयर करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपके जानने वाले हैं उन्हें बता दीजिएगा कि अब वासुदेव सर के साथ मुलाकात कहां पर होगी, केवल टीचिंग यूट्यूब चैनल पर होगी। ठीक है, अभी तो नहीं आया था बच्चे, देख लूंगा अगर, ठीक है, आज कल में देख लूंगा अगर आ गया होगा। नहीं भाई, किसी के जाने से संस्थान अधूरा नहीं होता। देखिए, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले कल होंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं, कल कोई मुझको याद करे।
क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो वो आप लोगों ने गाना सुना होगा, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी रवानी है। तो बच्चे समय है, परिवर्तित होता रहता है। आज मैं हूं, उस स्थान पर कल कोई और होगा, उस स्थान पर कल कोई और होगा। ठीक है, तो समय है, समय परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए बाकी मुलाकात करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, खैर मुझे सीटेट वाले बहुत कम बच्चे जानते हैं, क्योंकि मेरी मुलाकात जो है आप लोगों से मेन वैकेंसी के समय, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, इस दौरान होती थी, और अपने बीपीएससी वाले बच्चों के साथ होती थी यूट्यूब पर प्रायः मुलाकात। तो वहां पर आप देखते हो, चाहे फिर यूपीएलटी ग्रेड के अंतर्गत, सिविक्स के अंतर्गत आप लोगों ने मुझे देखा, DSSB वाले बच्चे, पीआईटी वालों ने देखा था, भारतीय जो शैक्षणिक विचारक थे उनके अंतर्गत देखा था। तो हमारी मुलाकात अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से जो है आप लोगों से होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ठीक है, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप लोग क्या चाहते हो और क्लास कैसी रही, यह बात बच्चे जरूर बताया करिए। ठीक है, चलो धन्यवाद साथियों। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में, और साथ में बच्चे सेशन को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद साथियों।